ओके, हेलो बच्चों। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th का सिलेबस अपना, और फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है, सो ग्रेविटेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। अब ग्रेविटेशन ये जो वर्ड है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप में से किसी ने इसके पहले कभी सुना नहीं होगा, सबने सुना है। और अगर एक आइडिया पूछी जाए कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, तो हमको सबको ऐसा लगता है कि अर्थ के पास एक ऐसी कोई तो भी जादू है, एक अंदरूनी ताकत है, जिस ताकत की वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे इस पेन, इस चौक के बारे में सोचो, मैं छोड़ दूंगा तो इस चौक को अर्थ अपनी तरफ खींच लेगी। और चौक ही नहीं, पत्थर लो, डस्टर लो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसको तुम छोड़ देते हो तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। और हम कहते हैं कि ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। तो सही है हमारा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अपने नॉलेज को एक्सटेंड करते हुए पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इसमें आपके बहुत सारे ऐसे अलग अलग कहानियां, अलग अलग कंसेप्ट अभी क्लियर होने वाले, तो बिल्कुल ध्यान से फोकस करना है, ध्यान से देखना है कि मैं क्या बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेविटेशन का मतलब होता है, ग्रेविटेशन एक फेनोमेना है, एक अट्रैक्शन का फेनोमेना किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है जिन दो ऑब्जेक्ट के पास मास है। सो ग्रेविटेशन क्या बताया मैंने, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है जिन दो ऑब्जेक्ट के पास मास होता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेविटेशन। जैसे मैंने चौक छोड़ दिया था तो अर्थ ने इसको अपनी तरफ खींचा था, क्योंकि चौक के पास भी बच्चों मास है, अर्थ के पास भी मास है, उन दो ऑब्जेक्ट के पास है, तो दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन को क्या नाम दिया है, ग्रेविटेशन। सो सिंपली व्हाट इज ग्रेविटेशन, हाँ, फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये, फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास। ओके, तो जिन भी दो ऑब्जेक्ट के पास मास है उनके बीच में एक अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन नाम क्या है बच्चों, ग्रेविटेशन। अब इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, तो इस अट्रैक्शन की वजह से उन दो ऑब्जेक्ट एक में के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। सो इस अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। देखो अभी मैंने एक चौक छोड़ दिया था, ऐसे ये देखो, ये फ्रीली छोड़ दूंगा तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी। क्यों खींच रही है, क्योंकि अभी ये ऐसे मेरे हाथ में है, इसकी वेलोसिटी 0 है। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये एक्सेलरेट होगा टुवर्ड द अर्थ, लेकिन वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी। अब ऐसा कब होता है, जब फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब इस अट्रैक्शन की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा है, उस फोर्स का नाम ही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एप्पल की कहानी याद करो, न्यूटन बाबा की, एप्पल के ऊपर फोर्स लगा था इसलिए तो एप्पल नीचे गया था। तो इस अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों डेफिनेशन एक बार फिर से, फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, मतलब जो व्हाट डू से दैट, किताब में प्रिंट किया था एक लॉ, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये किन्होंने दिया था, न्यूटन बाबा ने दिया था। इसलिए हम अभी नेक्स्ट ही पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों ये जो ग्रेविटेशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को मोशन से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं बॉडी के ऊपर, उसके बाद में लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, है ना। सो ये अगर तुमको पता है तो ही तुम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट हम चीज पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या उसको मोर प्रिसाइजली कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन बाबा ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमको क्या बताया, न्यूटन बाबा ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको क्या बताया, उन्होंने कहा कि मान लो नेचर में कहीं पर भी कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनका कुछ मास है, लेट से इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है, उनके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, या दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस को हम कहेंगे r। और हमको ये बात तो पता ही है कि दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन के वजह से एक फोर्स उनके ऊपर लगता है। इस फोर्स का नाम ही क्या रखा हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब यह है कि ये जो अंदरूनी ताकत की हम बात कर रहे हैं, ये अंदरूनी ताकत खाली अर्थ के पास ही नहीं, उस हर एक ऑब्जेक्ट के पास है जिसके पास मास है। ग्रेविटेशन तुम्हारे पास भी है,
ग्रेविटेशन मेरे पास भी है, ग्रेविटेशन सबके पास है, ग्रेविटेशन चॉक के पास भी है, ग्रेविटेशन डस्टर के पास भी, ग्रेविटेशन टेबल, ग्रेविटेशन चेयर, अरे मैंने क्या बोला, किसी के पास है। तो कुछ सवाल तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे दिमाग में अभी राइज हो रहे होंगे कि सर फिर क्यों नहीं नजर आ रहा हमको, मतलब एप्रिशिएबल क्यों नहीं नजर आ रहा हो, ठीक है। तो हम आएंगे उस मुद्दे पे, अभी का तो पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे देखेंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको क्या बताता है कि अगर तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में डिस्टेंस r है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन का एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो न्यूटन बाबा ने हमको बताया कि ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये अट्रैक्शन का फोर्स कितना होता है, एंड दैट अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत बार किया, और फाइनली जो कंक्लूजन उनको मिला, उन्होंने बताया कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास का मल्टीप्लिकेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा उनके बीच में का अट्रैक्शन का फोर्स। समझ रहे क्या? मतलब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का मास ट्वाइस कर दूं, डबल कर दूं, और इसका थ्राइस कर दूं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो 2 + 3, 5 नहीं, एडिशन नहीं करनी है, मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि 2 × 3, 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगा उनके बीच में का फोर्स। अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट का वेट या मास जो है डबल कर दूं, मास डबल कर दूं, तो उनके बीच में का अट्रैक्शन का फोर्स भी डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो इन दोनों के मास के वजह से इसका मास 5 है, इसका मास 5 है, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा इनका, 5 × 5 = 25। लेकिन अगर इसका मास अब मैं ट्वाइस करके 10 कर दूं, 10 × 5 = कितना हो जाएगा वो, हाँ 50 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, फोर्स भी क्या हो गया, डबल हो गया। ये कहानी बताती है ये कहानी, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दैट टू ऑब्जेक्ट, उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को भी वेरी करके देखा। उस डिस्टेंस को उन्होंने कभी डबल किया, कभी ट्रिपल किया, कभी हाफ किया। इन सब डिस्टेंस के मतलब वेरिएशन करने के बाद उनको एक और बात पता चली कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल का फोर्स है, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि अगर तुम डिस्टेंस को डबल कर दोगे, डिस्टेंस को कितना कर दोगे, मतलब ट्वाइस कर दोगे, या डिस्टेंस को ट्वाइस कर दोगे, तो ट्वाइस करने से उस ट्वाइस का स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 4, तो ये फोर्स कितने टाइम कम हो जाएगा, 4 टाइम कम हो जाएगा। समझ रहे क्या? मतलब स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्क्वायर की अमाउंट लेकिन इनवर्स कम लेनी पड़ेगी, तो 4 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा अगर डिस्टेंस को तुम 2 टाइम कर दो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, हमको ये बात पता चली कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच पे ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, उन दो ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा है, उन दो ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा है, तो उनके बीच में का अट्रैक्शन का फोर्स भी ज्यादा होगा, और अगर उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में का डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, ठीक है। अभी इन दोनों इसको हम कंबाइन करते हैं। सो कंबाइनिंग दिस टू, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 × m2 अपॉन व्हाट, r², ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम यहाँ पे इज इक्वल टू साइन एंड समथिंग कांस्टेंट ला सकते हैं। कभी भी जब भी हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो वहां पे इज इक्वल टू साइन और कुछ कांस्टेंट हम लाते हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, और m1 × m2 अपॉन क्या आएगा, r²। इस कांस्टेंट की जगह पर लेते हैं हम बच्चों, दैट इज व्हाट, कैपिटल G m1 × m2 अपॉन r², ठीक है। m1 m2 क्या है, मासेस ऑफ दैट टू ऑब्जेक्ट, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट इज दैट G, दैट G इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। इस G को क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट। ये क्या है, एक G कांस्टेंट है, और ये ऐसा कांस्टेंट है बच्चों कि इसकी जो वैल्यू है ये पूरे यूनिवर्स में क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, कहीं पर भी नहीं बदलती। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज, G इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैवेंडिश नाम के बंदे ने इसकी वैल्यू दी थी, द वैल्यू ऑफ G इज 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर। ये क्या है, उस जी की वैल्यू, भले ही कांस्टेंट है लेकिन उसको यूनिट रहेगा, यहां से यूनिट मिलता है तुमको। देखो अगर तुमको जी को यूनिट चाहिए तो आर एफ के मल्टीप्लाई में जाएगा। इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जी को अकेला कर दो तो आर क्या जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। कुछ इस तरीके से लिख सकोगे तुम इस इक्वेशन को, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। आर यानी कि डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर आएगा, m1 केजी और m2 के लिए भी केजी, तो केजी का स्क्वायर था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट आएगा किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। सो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, याद कर लो इसको, बिल्कुल पक्का याद करना है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर तुमने फोकस नहीं किया होगा या तुम्हारे ध्यान में नहीं है तो ये इसके ऊपर गौर करो, 10⁻⁻11। इसका मतलब जी की जो वैल्यू है काफी छोटी है, 10⁻⁻11। समझ सकते हो कि डेसिमल पॉइंट को काफी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा अगर 10 की पावर को गायब करना है तुम लोगों को, तो ये काफी छोटी वैल्यू है, ठीक है। सो हमारे पास इसके ऊपर से ये जो हमने दो चीजें लिखी, इस पर से एक स्टेटमेंट बनता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। और वो स्टेटमेंट क्या कहता है बताओ जरा, स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, तो यहां पे लिख सकते हैं हम, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, दुनिया के अंदर हर एक बॉडी, ओके, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other body, मतलब खाली चॉक और अर्थ के बीच में नहीं, हर एक बॉडी। मतलब तुम अभी जिस चेयर पे बैठ के, तुम्हारे हाथ में जो फोन है और ये मेरे हाथ में जो चॉक है, उन दोनों में भी क्या हो रहा है, एक तरह का अट्रैक्शन है। समझ रहे क्या, उनके बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है। आई मीन टू से फोर्स है उनके बीच में, देखो अट्रैक्ट कर रही है वो फोन को, ये चॉक अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हर एक बॉडी। ये चॉक खाली तुम्हारे फोन को ही नहीं, हमारे कैमरा को, यहाँ पे लैपटॉप को, उसके बाद में टेबल है साइड में, उस टेबल को, मतलब इस बोर्ड को, ये बॉडी दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है एक स्पेशल फोर्स से। तो तुम कहोगे सर अगर दुनिया के हर एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि चांद को भी अट्रैक्ट करोगे, कर रही है, ठीक है, तो ये चांद के पास क्यों नहीं जा रही है, अर्थ की तरफ भी क्यों जाती है? तो इस पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि दुनिया के अंदर की हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है बच्चों। तुम्हारे घर में जो टेबल है वो मेरे घर के टेबल को अट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, चिपकते हुए नजर नहीं आ रहा है, इसका जवाब हम थोड़ा आगे देंगे, लेकिन अट्रैक्ट हर एक चीज हर दूसरी चीज को कर रही है, ठीक है। चलो, उनके बीच में अट्रैक्शन है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज, कैसा है वो, विच इज, पहला विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their masses and inversely proportional to, हाँ, inversely proportional किससे, square of distance between them। ये बन गया स्टेटमेंट तुम्हारे पास किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। और इसको इलैबोरेट कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से, और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो कंबाइन कर दिया और यहां से हमको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला, किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में। उसके बाद में जी की वैल्यू भी हमको पता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेट भी चेक फॉर द कैमरा, ओके, चल तो रहा है लेकिन बैटरी लो, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पहुंच गए सब लोग, ठीक है। तो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या मिला आप, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये फार्मूला है हमारे पास। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है, दिस इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स F, ठीक है। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 एंड m2 masses of two object, r distance
बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, यहां तक आए, ठीक है। अभी अब सवाल है कि अगर दुनिया की हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी को खींच रही है, फॉर एग्जांपल अभी देखो सब लोग ध्यान देंगे, इस चौक को मैं छोड़ दूंगा, चौक को छोड़ दूंगा, तुम सब लोग देख पाओगे चौक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अगर चौक नीचे जा रहा है ये इग्नोर कर दो तुम लोग, लेकिन मैंने कहा कि दुनिया की हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करिए, लेकिन चौक के और मेरे बीच में भी अट्रैक्शन है, इन हमारे दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन है, ठीक है। तो अगर हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशन काम कर रहा है तो ये चौक मैं छोड़ने के बाद मेरे को क्यों नहीं चिपक रहा है, मेरे तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, उसका जवाब देखो। अभी हम बात कर रहे हैं चौक और मेरे बीच में, तो यहाँ पे m1 किसका आएगा, मान लो मेरा, या फिर एक चौक का m2 मेरा, तो हम दोनों के मास का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो मेरा मास और चौक का मास मल्टीप्लाई कर लो, कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। हम दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, उस r को यहां पे पुट करेंगे, ठीक है, तो उसकी कुछ तो भी एक वैल्यू आएंगी, ठीक है। और उस वैल्यू को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कैपिटल G के साथ। जिस कैपिटल G की वैल्यू कितनी है, और कैपिटल G की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो कैपिटल G की वैल्यू है ये कैसी है, कैसी है, ये छोटी है, छोटी नहीं बहुत छोटी है ना। सो जब ये पूरा नंबर जो आया था ये G के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस G के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू इस छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होने से बहुत छोटी और भी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी कि जैसे एकदम नेग्लिजिबल, जैसे कि है ही नहीं। इसका मतलब इस चौक को जब मैं छोड़ता हूं तो चौक के और मेरे बीच में गुरुत्वाकर्षण का फोर्स, ग्रेविटेशन का फोर्स है, ग्रेविटेशन हमारे बीच में है, लेकिन इतना कम है कि जैसे कि है ही नहीं है, उसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम है, नेग्लिजिबल के पास है बिल्कुल। समझ रहे हो? यही नहीं कि रास्ते पे जा रहे हो, मान लो रोड पे तुम जा रहे हो, रोड पे बाजू में एक ट्रक जा रहा है, एक कार जा रही है, ठीक है, तो ट्रक के पास भी मास है, कार के पास भी मास है, कि दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण है नहीं है, ग्रेविटेशन है नहीं है, न्यूटन ने तो कहा है कि एवरी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, जिनके पास मास है। तो कार ने उस ट्रक को अट्रैक्ट करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार हम मास पुट करेंगे, मास यहां पे ट्रक का, यहां पे कार का, दोनों के बीच में का डिस्टेंस यहां पे, और जी कितना है, बहुत छोटा। जब ये बहुत छोटी वैल्यू इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आने वाला जो फोर्स की वैल्यू है ये भी बहुत छोटी हो जाएंगी, इतनी छोटी कि जैसे कि है ही नहीं। इसलिए उनके बीच में, ट्रक और कार के बीच में गुरुत्वाकर्षण का फोर्स, अट्रैक्शन है, लेकिन इतना कम है कि जैसे कि है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा हम लोगों को। समझ रहे हो? और ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है अर्थ के ऊपर, कि हर कोई चीज, टेबल, चेयर, इंसानों के बीच में भी, लेकिन एप्रिसिएबल नहीं है, उतनी बड़ी वैल्यू उसकी नहीं है, बहुत निग्लिजिबल वैल्यू है। लेकिन जब मैं चौक को छोड़ता हूं तो चौक अर्थ की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि यहां पे अब m1 आएगा चौक, तो m2 कौन आएगा, अर्थ। अब अगर अर्थ का मास तुमको पता है तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है बच्चों। जब ये इतना ज्यादा मास m1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू भी कुछ तो भी बड़ी होंगी। जब इतनी बड़ी वैल्यू के साथ में इतनी ये जो G की बहुत छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो ये उस वैल्यू को कम तो करती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं करती कि जैसे कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ रहती है। समझ रहे? और उसकी वजह से, उसी अट्रैक्शन की वजह से ये जो मतलब है ग्रेविटेशन, ये जो अट्रैक्शन है, ये हमको मतलब देखने को मिलता है यहाँ पे। सेम केस एप्पल और अर्थ के बीच में हुआ। ऐसा नहीं है कि न्यूटन और एप्पल के बीच में अट्रैक्शन नहीं था, या एप्पल और एप्पल के बीच में नहीं था, लेकिन निग्लिजिबल था। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तुम समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल। इसलिए हम जब गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमको एप्रिसिएबल कब दिखता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में जिनका मास बहुत ज्यादा हो। क्योंकि अगर अर्थ और मून की बात करके दोनों का मास ज्यादा है, और मास को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी ज्यादा नंबर आएंगे। समझ रहे? इसलिए प्लैनेट जो रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द सन, हम कहते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स रोल प्ले कर रहा है अपना। मून जब घूम रहा है अराउंड द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स रोल प्ले कर रहा है। तो इन सब चीजों पे ऊपर आएंगे, लेकिन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उनके मास का प्रोडक्ट ज्यादा होता है, तो नंबर काफी ज्यादा होता है, एप्रिसिएबल क्वांटिटी में मिल जाता है हम लोग को। समझ रहे हो? और ये जो अट्रैक्शन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब मान लो जैसे ये अर्थ है और ये एप्पल है, तो इस एप्पल के ऊपर अर्थ ने अट्रैक्शन का फोर्स तो लगाया, लेकिन ये एप्पल ऐसे इधर क्यों नहीं गया अर्थ के ऊपर? तो तुमको बता दूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है ना, तो वो डायरेक्शन है वो अलोंग उस लाइन के अलोंग लगता है जो लाइन दो बॉडी के सेंटर ऑफ मास को जोड़ती है। मतलब कि इस लाइन के अलोंग ही वो क्या करेगा, नीचे। इसलिए चौक को जब मैंने छोड़ा तो चौक उस लाइन के अलोंग नीचे गिरा जो लाइन सीधी अर्थ के सेंटर के मतलब जोड़ती है। समझ रहे क्या? सो
हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। समझ रहे क्या? ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिक आइडिया अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हमारा इंट्रोडक्टरी या बहुत ही बेसिक पार्ट मैंने तुमको बताया ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, काफी सारे बहुत सारे सवाल तुम्हारे माइंड में होंगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर पूछो, मैं 100% तुमको मतलब कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दूं। ठीक है, इसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, तो बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, सो आज के लिए बच्चों